हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पे आपकी जो एक वैकेंसी आई हुई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें जो जीएस का सिलेबस है जिसमें एक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी या भूगोल, ठीक है। उसके आज हम लोग सिलेबस पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को ज्योग्राफी किस तरीके से मतलब तैयार करनी है और कैसे क्या उसमें आगे स्टेप लेने हैं, जिससे मतलब हम लोगों को वर्ल्ड का भी पढ़ना है और इंडियन भी पढ़ना है। तो हम लोग पहले इंडियन के पार्ट को देखते हैं कि पहले इंडियन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज इंडियन का रहता है, उसके बाद में वर्ल्ड का, ठीक है। तो हम लोग आज ज्योग्राफी के सिलेबस पे पूरी तरीके से चर्चा करेंगे, आपको एक एक पॉइंट बताएंगे जिससे कि आपको तैयारी करने में बहुत ही आसानी हो सके और बहुत ही मदद मिल सके। तो चलते हैं, देखते हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी के यूनिट वाइज सिलेबस पे चर्चा करने वाले हैं कि किस किस चैप्टर में क्या क्या हम लोगों को और कितना कितना पढ़ना है, मेन फोकस एरिया आपका कौन सा होगा, कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं। देखिए, आपका जो ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी है उसका जो पहला चैप्टर है, जो बहुत ही बेसिक चैप्टर है, जिसमें आपका चैप्टर का नाम है भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार, इंडियाज लोकेशन एंड एक्सटेंशन, ये आपके पहले चैप्टर का नाम है, ठीक है। ये चैप्टर फर्स्ट है। इसमें हम लोगों को क्या क्या देखना है, हम लोगों को इसमें इंडिया के बारे में पूरी जानकारी लेनी है। जैसे कि इंडिया का बहुत ही बेसिक है कि इंडिया का मतलब पूर्वी बिंदु कौन सा है, पूर्वी मतलब ईस्ट बिंदु कौन सा है, ठीक है, या दक्षिणी बिंदु साउथ पॉइंट कौन सा है या कौन सा है साउथ पॉइंट। इस तरीके से हम लोगों को इंडिया के बारे में पूरा मैपिंग से हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया का पूर्वी बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है और दक्षिणी बिंदु कौन सा है और सबसे साउदर्न पॉइंट कौन सा है। इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका यही होगा कि आपको इंडिया का विस्तार मतलब उसका कितने डिग्री कितने मिनट पे पूरा विस्तार है, उसका उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है या पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई कितनी है, ठीक है। पहला तो आपका ये टॉपिक होगा। दूसरा इसमें टॉपिक ये होगा कि हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कर्क रेखा के बारे में, जिससे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। कर्क रेखा के बारे में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, कर्क रेखा के बारे में टोटल 5 तरीके के सवाल बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला तो कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होके जा रही है, ठीक है, कितने राज्यों से होके जा रही है, ये हम लोगों को कर्क रेखा के बारे में देखना है, कितने राज्यों से होके जा रही है, ठीक है, कितने राज्यों से होकर जाती है। दूसरा क्या देखना है, दूसरा हमको कर्क रेखा को इस तरीके से पढ़ना है कि अगर पेपर में आ जाए कि कितने राज्यों से होके जा रही है, उसको आप ईस्ट टू वेस्ट लगाओ या वेस्ट टू ईस्ट लगाओ, मतलब पश्चिम से पूर्व राज्यों को लगाने के लिए आ जाए या पूर्व से पश्चिम, आपको दोनों तरीके से चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या होता है कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन सी कितनी राजधानियां हैं, जैसे कि 3 राजधानियां हैं, जयपुर है, अगरतला है और आइजोल है, या दक्षिण में कितनी राजधानियां हैं, ये सारी चीजें हमको पता चल रही है, उत्तर में और दक्षिण में कितनी और कौन सी राजधानियां हैं, ठीक है। चौथा तरीका क्या होगा इसमें, कर्क रेखा में ही चौथा तरीका ये होगा कि हम लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा कि कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा कहाँ है, किस राज्य में है, या कर्क रेखा से दूर कौन सी राजधानी है, या कर्क रेखा के पास में कौन सी राजधानी है। ये सारे टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे। तीसरा टॉपिक क्या होगा इसी में, भारत के स्थिति और विस्तार में तीसरा टॉपिक हम लोगों को कौन सा पढ़ना है, तो तीसरा टॉपिक इसी में तीसरा टॉपिक कौन सा बनेगा, तीसरा क्वेश्चन और तीसरा तरीका ये होगा कि हमारी जो मैप है, जो हमारा इंडिया है, ठीक है, उसकी समुद्री सीमा कितनी है, सामुद्रिक सीमा देखनी पड़ेगी, ठीक है, और स्थलीय सीमा दोनों को देखना पड़ेगा, ठीक है, स्थलीय सीमा। इसमें कोस्टल एरिया मतलब तटीय राज्य, किसका तटीय राज्य सबसे ज्यादा है, मतलब कोस्टल एरिया भी देखने पड़ेंगे, जैसे कि गुजरात का सबसे ज्यादा है,
उसके बाद में कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। इस तरीके से हम लोगों को कोस्टल एरिया पे भी फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया का एक्सटेंशन और विस्तार में हम लोगों को पहली बात तो इंडिया का पूरा विस्तार पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हम लोग पूर्वी और उत्तरी बिंदु पे ध्यान देंगे कि पूर्वी बिंदु कौन सा है या उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है या इधर पश्चिमी बिंदु कौन सा है। ठीक है, और टाइम लाइन, समय जोन, टाइमलाइन, टाइमलाइन। ठीक है, और छठवां जो इसमें बनेगा वो बनेगा भारत के राज्य, जैसे कि गुजरात की सीमा कौन कौन से राज्यों से होके लग रही है, सीमाएं मतलब बाउंड्री लाइन, बाउंड्री। ठीक है, सीमाएं या जिनको बोल सकते हैं बाउंड्री, बाउंड्री। तो इतने टॉपिक आपको आपके पहले चैप्टर में पढ़ने हैं, जिसका नाम है भारत की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, पूरा मतलब सिलेबस को खोल के हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो आपका जो पहला लेसन है वो है भारत की स्थिति और विस्तार, और इसमें हम लोगों को इतने टॉपिक कवर करने हैं, और इस तरीके से हम लोगों को इस टॉपिक को कवर करना है कि क्वेश्चन घूमता है ना। क्वेश्चन वही रहते हैं, जब हम लोग पीवाईक्यू देखेंगे तो क्वेश्चन वही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है। तो पहले कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस, और फिर आप उसमें क्वेश्चन करते करते आपके समझ में आने लगा कि क्वेश्चन किस तरीके से घूमेगा। ठीक है, अब दूसरा चैप्टर कौन सा है कि भारत का भौगोलिक विभाजन। अब भारत के भौगोलिक विभाजन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिमालय को। अब हिमालय में क्या क्या देखना है कि हिमालय में जैसे कि आपको एक तरीका मिलेगा कि अगर पूछ लेता है कभी कभी कि नदी घाटी के आधार पर हिमालय को विभाजन लिखिए, नदी घाटी के आधार पर हिमालय का विभाजन। ठीक है, आधार पर हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन। ठीक है, जैसे कि पंजाब हिमालय है, कुमाऊं हिमालय है, नेपाल हिमालय है, असम हिमालय है। अब पंजाब हिमालय किस नदी से किस नदी तक है, तो सिंधु से लेके सतलज तक है। फिर आपका कुमाऊं हिमालय है, कुमाऊं हिमालय किस नदी से किस नदी तक है, तो वो सतलज से काली। तो ये है नदी घाटी के आधार पर हिमालय का विभाजन। फिर दूसरा टाइप ये बनेगा कि दूसरे टाइप में क्या होगा कि हिमालय का विभाजन उत्तर से दक्षिण की तरफ हिमालय का विभाजन लिखिए, उत्तर से दक्षिण की तरफ। कभी कभी सीक्वेंस पूछ देता है हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन मतलब जैसे कि ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक है, नॉर्थ ईस्ट हिमालय है। फिर उसके बाद में हम लोग ट्रांस हिमालय के अंदर में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी श्रेणियां पाई जा रही हैं, कौन कौन सा सबसे ऊंचा शिखर है, कौन कौन से वहां पे ग्लेशियर हैं। फिर इसी तरीके से बृहद हिमालय में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सी सर्वोच्च चोटियां हैं, उनकी हाइट क्या है, कभी कभी हाइट भी मिलाने के लिए दे दिया जाता है। फिर लघु हिमालय को देखेंगे कि उनमें शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में क्या पाया जा रहा है, जैसे कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में पर्यटन स्थान है, कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जाता है कि मंसूरी, चक्राता, रानीखेत या नैनीताल, ये जो पर्यटन स्थान है वो किस हिमालय के बीच में है। तो ऐसे तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में है। ठीक है, लघु हिमालय में घास के मैदान है, उनको क्या बोला जाता है। ये सारी चीजें हम लोग विधिवत डिस्कशन करेंगे और बहुत ही डिटेल के साथ में टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। तो ये हम लोगों को हिमालय पढ़ना है। फिर उसके बाद में जैसे कि सर्वोच्च चोटियां हो गई, क्या हो गई, सर्वोच्च चोटी हो गई। चोटी देखना है मतलब माउंटेन्स को देखना है, माउंटेन, और माउंटेन्स में उनकी चोटियां भी होंगी। ठीक है, फिर और क्या देखना है हिमालय में, ये इसी के चैप्टर का हम पार्ट बता रहे हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान भी आ जाएगा। ठीक है, इसी में आपको अरावली श्रेणी भी देखनी है, और इसी के बाद में हम लोगों को पूरा नीलगिरी पूरा देखना है। ठीक है, धूपगढ़ किसकी सर्वोच्च चोटी है, या अमरकंटक की सर्वोच्च चोटी किसकी है, मैकाल की पहाड़ी कहाँ कहाँ से है। ठीक है, दंडकारय का पठार भी देखना पड़ेगा, दंडकारय का पठार कैसे है, अरावली श्रेणी, अरावली श्रेणी, अरावली श्रेणी, और सतपुड़ा, सतपुड़ा भी है। ये मतलब जब हम लोग पूरा प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे तो केंद्रीय उच्च भूमि उसका एक भाग है, जिसमें हम लोगों को अरावली श्रेणी, सतपुड़ा का पठार, मालवा का पठार और बघेलखंड का पठार, दंडकारय का पठार,
और छोटा नागपुर का पठार। क्या? छोटा नागपुर का पठार। तो ये सारी चीजें हम लोग मैपिंग के थ्रू देखेंगे, कौन सी नदी है जो छोटे नागपुर को बीच से डिवाइड कर रही है। ठीक है, और दामोदर नदी, जैसे कि एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फेमस है कि ये इधर छोटा नागपुर का पठार है और बीच में कौन सी नदी जाती है जो छोटे नागपुर को डिवाइड करती है, तो ये है दामोदर नदी। जब दामोदर नदी इसको दो पार्टों में डिवाइड करती है तो ऊपर वाला पठार कहलाता है हजारीबाग का और नीचे वाला पठार कहलाता है रांची का पठार। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो हम लोगों को क्या देखना हिमालय में हम लोग ट्रांस हिमालय को, ग्रेटर हिमालय को, लेसर हिमालय को, शिवालिक को, नॉर्थ ईस्ट हिमालय को, फिर उसके बाद में पासेस जो है, जो मतलब दर्रे हैं, जो घाटियां हैं, जो वैली हैं, जो घाटी हैं और जो वैली है, या बोल सकते हैं कि उनका ग्लेशियर्स वगैरह हैं, यहाँ पे ग्लेशियर वगैरह हैं यहाँ पे, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, इतने टॉपिक हम लोगों को हिमालय के बारे में कवर करेंगे। पूरा भौतिक विभाजन, भारत का भौगोलिक विभाजन में पूरा हिमालय कवर होगा, जिसमें से हिमालय का कितनी तरीके से विभाजन किया गया है, उत्तर से दक्षिण लाइन वाइज, चाहे आपसे वो पूर्व से पश्चिम पूछे चाहे पश्चिम से पूर्व पूछे। ठीक है, एक ट्रांस हिमालय को पढ़ना है, ग्रेटर हिमालय को पढ़ना है, शिवालिक को पढ़ना है और नॉर्थ ईस्ट हिमालय को पढ़ना है। इसके अलावा में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बचेंगे, जैसे कि इसमें चोटियां जो बचेंगी, जैसे कि कौन कौन सी चोटियां हो गई, महादेव की पहाड़ी की चोटियां कौन सी हैं, महादेव की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी क्या है, या मैकाल की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का है, या जैसे कि थाल घाट दर्रा किन दो लोगों को जोड़ रहा है। ठीक है, कहां से कहां तक थाल घाट दर्रा है, कहां से कहां तक भोर घाट दर्रा है, वो इस सारी चीजें हिमालय के चैप्टर में कवर की जाएंगी। ठीक है, फिर हम लोगों का जो तीसरा चैप्टर आएगा, ये आपका लेसन 2 बन जाएगा यहाँ पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, जो आपका तीसरा चैप्टर आएगा वो है ड्रेनेज सिस्टम, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं अपवाह तंत्र। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें जो सबसे मेन रिवर हैं, जैसे कि कौन सा, सिंधु रिवर का पूरा अपवाह तंत्र पढ़ना है। अब सिंधु रिवर में इनकी सहायक नदियां भी आ जाएंगी और जो उन सहायक नदियों पे परियोजनाएं बनी होंगी वो भी हम लोगों को ध्यान में रखनी है। दूसरा कौन सा, गंगा का अपवाह तंत्र, सिंधु का अपवाह तंत्र, सिंधु का अपवाह तंत्र, सिंधु ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, इसी तरीके से गंगा का पढ़ना है, इसी तरीके से ब्रह्मपुत्रा का पढ़ना है। ये हम लोगों को 3 जो है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनका तीनों का बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करना है। जैसे कि गंगा में पंचप्रयाग, पहले पंचप्रयाग को देखेंगे, फिर गंगा नदी का मतलब जब वो मैदानी भाग में आती है, फिर कौन कौन सी नदियां उससे आके मिलती हैं। अब कौन सी नदी बाएं हाथ की है, मतलब लेफ्ट हैंड की कौन सी नदियां हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी ऑप्शन में पूछ देता है कि जैसे कि रामगंगा नदी है, अब उसने पूछ दिया कि ऐसी कौन सी नदी है जो गंगा में सबसे पहले आकर बाएं हाथ से मिलती है। तो अब आपको जब मैपिंग ही नहीं पता होगी कि गंगा नदी उत्तराखंड से इस तरीके से चलती है और यहाँ पे इस तरीके से गिरती है, तो कैसे बताएंगे कि रामगंगा नदी कहाँ पे आके मिल रही है। तो इस तरीके से हम लोग बाई मैप हम लोग देखेंगे कि रामगंगा नदी कन्नौज में आके मिल रही है, कहाँ मिल रही है, और बाएं हाथ की सबसे पहली नदी कौन सी है। तो हम लोग ये देखेंगे कि लेफ्ट हैंड की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और राइट हैंड की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसी तरीके से सिंधु का भी देखना है कि कौन सी नदियां, कौन सी उसकी सहायक नदियां ऐसी हैं जो बाएं हाथ से आ रही हैं या लेफ्ट हैंड से आ रही हैं, और कौन सी सहायक नदियां ऐसी हैं जो राइट हैंड से आ रही हैं। ठीक है, और फिर ब्रह्मपुत्रा को पढ़ना है। फिर इसके बाद में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, और अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। अरब सागर में
गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। फिर क्या पढ़ना है, कुछ दक्षिण भारत में जो अरब सागर में, जैसे कि फिर हम लोगों को देखना है नर्मदा को, जो बहुत ही ज्यादा कभी कभार पूछ ली जाती है कि नर्मदा का उद्गम स्थान कहाँ है, ठीक है, कहाँ से वो आती है और कहाँ से, वहां पे नर्मदा पे ही एक वो है जलप्रपात जिसको बोला जाता है दूध धारा जलप्रपात, ठीक है, या इसी को बोला जाता है कपिल धारा जलप्रपात। तो जलप्रपात भी देखने हैं हम लोगों को, वाटरफॉल देखने हैं, जलप्रपात देखने हैं, क्या देखना है, वाटरफॉल देखना है। तो आपका ड्रेनेज सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा, पहला तो अपवाह तंत्र में हम लोगों को सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करना है, और फिर उसके बाद में कौन कौन सी नदियां अरब सागर में गिर रही हैं, कौन कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, इसको देखना है। फिर उसके बाद में जलप्रपात देखने हैं और परियोजनाओं को देखना है कि कहाँ कहाँ पे, जैसे कि दामोदर नदी, दामोदर परियोजना कहाँ पे है, तो वो दामोदर नदी पे है। मयूराक्षी परियोजना कहाँ पे है, मयूराक्षी नदी पे है। अब आ गया जैसे कि चेनाब नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, ठीक है, तो बगलियार सलाल दुलहस्ती या बगलियार सलाल दुलहस्ती परियोजना कहाँ पे है, थीन और चमेरा परियोजना किस नदी पे है। तो इस तरीके से हम लोग सारी परियोजनाओं को देखने वाले हैं। तो इस वाले लेसन में हम लोगों को बस इतना देखना है, सिंधु का, गंगा का, ब्रह्मपुत्रा का, कुछ नदियां अलग से हैं जैसे कि नर्मदा है, कावेरी है, महानदी है, इनको भी देखना है, उन पे बनने वाली परियोजनाओं को भी देखना है, और उन पर बनने वाले वाटरफॉल, जो वाटरफॉल है उनको भी, जलप्रपात है उनको भी देखना है, ठीक है। मिट्टी, इंडियन ज्योग्राफी का मिट्टी एक ऐसा चैप्टर है, सॉइल एक ऐसा चैप्टर है जिस, जब तक ये नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोगों का मतलब इंडियन ज्योग्राफी एक तरीके से आप कुछ ना कुछ छोड़ के चले आएंगे पेपर में, क्योंकि मिट्टी से परमानेंट एक ना दो क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अब मिट्टी में हम लोगों को क्या क्या देखना है, अब मिट्टी में ये देखना है, जैसे उसने पूछा कि किस मिट्टी में, जैसे कि मान लीजिए एक लवणीय मृदा है, ये एक मृदा का प्रकार बता रहे हैं कि लवणीय मृदा में क्या ह्यूमस पाया जाता है। वो इस टाइम पे 20 से, इस टाइम पे जो क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं ना, वो 20 से क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे कि लाल पीली मृदा किसमें ह्यूमस पाया जा रहा है, किसमें फास्फोरस सबसे ज्यादा है, ठीक है, या काली मृदा, काली मृदा में स्वतः जुताई वाली मृदा किसको बोला जाता है, या काली मृदा में जो खनिज तत्व होते हैं वो ज्यादा नीचे क्यों होते हैं, कपास के लिए कौन सी मृदा यूजफुल है, ठीक है, जैसे कि लवणीय मृदा हो गई, काली मृदा हो गई, जलोढ़ मृदा हो गई, ठीक है, जलोढ़ मृदा हो गई, लाल पीली मृदा हो गई, लाल पीली मृदा हो गई, लाल पीली मृदा हो गई। तो इतनी सारी हम लोगों को मृदाओं को देखना है, ठीक है, इतनी सारी हम लोगों को मृदाओं को देखना है, जैसे कि जलोढ़ हो गई, लाल पीली हो गई, काली हो गई, लवणीय हो गई, ये मृदाएं हैं, ये मृदाओं के प्रकार है। अब इनमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे कि किसमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है, या किसमें ह्यूमस सबसे ज्यादा होता है, किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी मृदाएं पाई जा रही हैं, सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, या पर्वतीय मृदा का विकास सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में हुआ है, ठीक है। इसके बाद में फास्फोरस, अब जैसे कि अब फास्फोरस, मैग्नीशियम, किस किस में मैग्नीशियम और फास्फोरस की अधिकता होती है और ह्यूमस की कमी होती है, वो इस टाइम पे यहां से क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इस टाइम पे क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा बेसिक नहीं बना रहे हैं, वो थोड़ा सा अंदर जाके बना रहे हैं कि वो तत्व ले लेते हैं, खनिज तत्व ले लेते हैं और पूछ लेते हैं कि ह्यूमस की कमी किस मृदा में है, जलोढ़ मृदा में है, या लवणीय मृदा में है, या लाल पीली मृदा में है। तो इस तरीके से हम लोगों को अपना ये अगला वाला चैप्टर मिट्टी को कवर करना है, सॉइल को कवर करना है, ठीक है। बेसिक चैप्टर है, थोड़े बहुत पॉइंट हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखने हैं, और उन्हीं पॉइंट के बेस पे हम लोग इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, फिर जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है कृषि, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में क्या है, एग्रीकल्चर में ये पूछ लेते हैं कि खरीफ, जायद और रबी की फसल कौन कौन सी है। पहले तो हम लोगों को ये समझना है कि खरीफ
जायद और रबी की फसल कौन कौन सी है। अब क्वेश्चन में दे देंगे कि गेहूं किसकी फसल है, रबी की है, खरीफ की है या जायद की है। फिर ये तो पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप, अब ये पूछ लेंगे गेहूं को कितने डिग्री सेल्सियस पर बोया जाता है या कितने डिग्री सेल्सियस पर काटा जाता है, मतलब उनका तापमान ध्यान में रखना है। तापमान मतलब टेम्परेचर ध्यान में रखना है, टेम्परेचर ध्यान में रखना है। फिर तीसरी चीज इसमें क्या ध्यान में रखने वाली है, तीसरी चीज इसमें ध्यान में रखने वाली है वर्षा। कितनी वर्षा की मात्रा जरूरी होती है किसी फसल के लिए, ठीक है, कितनी रेन जरूरी होती है किसी फसल के लिए। चौथा, कुछ क्रांतियां हैं जैसे कि गोल क्रांति किसके लिए हुई, हरित क्रांति किसके लिए हुई, खाद्यान्न क्रांति किसके लिए हुई, गुलाबी क्रांति किसके लिए हुई, तो वो सारे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सफेद क्रांति किसके लिए हुई, सफेद क्रांति जैसे दूध के लिए हुई है, ठीक है। गोल क्रांति आलू के लिए हुई है। पर्गमनी क्रांति किसके लिए हुई, तो वो भिंडी उत्पादन के लिए हुई है। तो ये भी एग्रीकल्चर के चैप्टर में चला आएगा, ठीक है। और क्या इसमें छूट रहा है, और एग्रीकल्चर डाटा हम लोगों को इसमें से देखना पड़ेगा। कौन सा, एग्रीकल्चर डाटा, एग्रीकल्चर डाटा। अब एग्रीकल्चर डाटा जो करंट का होता है वो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, और उसमें भी इंडिया और वर्ल्ड का देखना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर डाटा में 3 चीजें पूछी जाती हैं कि किस फसल का, मान लीजिए पूछ लिया कि गेहूं की फसल है, उसका भंडारण, प्रोडक्शन और उत्पादन किस जगह पे या किस देश में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को एग्रीकल्चर डाटा जो सबसे मेन है, अगर एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आएगा तो मान के चलिए हम बोल सकते हैं कि 80 to 90% यहीं से क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर डाटा से ही, ठीक है। उसके अलावा में ये पूछ लेंगे खरीफ और जायद रबी की फसल कौन सी है, या उनका तापमान ध्यान में रखना है कि कितनी, कौन सी फसल का तापमान कितना रहना चाहिए, और उनकी वर्षा रेनफॉल याद रखनी है, कौन सी क्रांति कब हुई। इसके अलावा में जो भी फसलें बनाई जा रही हैं, जो भी फसलें मतलब फसलों के नाम, जैसे कि चावल के, जैसे कि चावल है उसके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। गेहूं के अलग अलग नाम हैं, तो वो नाम भी हमको देखने पड़ेंगे एग्रीकल्चर में। इसके अलावा में कि धान में कौन सा रोग होता है, मतलब यहाँ पे जो रोग हो जाते हैं, फसलों में जो रोग लग जाते हैं वो भी हम लोगों को देखने हैं। धान में कौन सा रोग होता है, या रस्ट रोग किसमें लगता है, ये सारी चीजें हम लोग रोग को देखेंगे, ठीक है। और जो इस टाइम पे करंट में फसल बनाई जा रही है, करंट में, जैसे कि एक सुनहरा चावल बनाया गया था, कौन सा, सुनहरा चावल। इसमें मतलब किसी भी विटामिन की अधिकता की गई थी, जो चावल में विटामिन की कमी होती है ना, उसको पूरा करने के लिए। तो करंट में जो भी मतलब चीजें हो रही हैं उनको एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा ध्यान देके चलना है, और इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है जो करंट में चल रहा है। यहां से क्वेश्चन बन जाता है और यहां से, ठीक है। तो जो भी पॉइंट लिखे इतने सारे पॉइंटों को हम लोगों को एग्रीकल्चर में कवर करना है, छोड़ के नहीं जाना है। मतलब आप भले, एक बात याद रखिएगा कि अगर मतलब आपको कोई भी पेपर देना है तो उसके जो सिलेबस में जो पॉइंट मेंशन है, आप सारे पॉइंट को पहले कवर करो, फिर उसके बाद में उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब सारे पॉइंट कवर हो जाएं फिर प्रैक्टिस करिए, तो प्रैक्टिस करने का मजा अलग आता है। फॉरेस्ट में कौन कौन से चीजें देखनी है, अब जैसे कि हमने बोल दिया कि मतलब इसमें कौन उष्णकटिबंधीय मतलब वन कौन कौन से हो गए, सदाबहार वन कौन कौन से हो गए, और शंकुधारी वन कौन कौन से हो गए। इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पे भी वही चीज है, वर्षा मायने रखेगी, यहाँ पे भी तापमान मायने रखेगा, यहाँ पे कौन से उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है। या दूसरा क्या है, शंकुधारी वन, शंकुधारी वन कौन कौन से हो सकते हैं, या शंकुधारी वन कैसे होते हैं, ठीक। तीसरा सदाबहार वन, सदाबहार वन। अब ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर पूछ लिया जाएगा कि महोगनी या आबनूस, अब वो एग्जाम्पल दे देता है, जैसे कि महोगनी हो गया, आबनूस हो गया, शीशम हो गया,
इन सारी चीजों को, या इस तरीके से ऑप्शन रख के पूछेगा ये किस में आएंगे, उष्णकटिबंधीय में आएंगे या सदाबहार में आएंगे या शंकुधारी वनों में आएंगे। ठीक है, अब उनकी वर्षा हो गई, इनके क्षेत्र याद रखना कि कहाँ सदाबहार वन ज्यादा होंगे, एरिया भी पूछा जाता है। और सबसे बड़ी चीज फॉरेस्ट सर्वे आता है करंट में, फॉरेस्ट सर्वे। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे आता है, ये करंट का टॉपिक है, ये भी आपको देख के जाना है। करंट का जो टॉपिक है फॉरेस्ट सर्वे, ये भी यहाँ पे बताया जाएगा, पूरा आपको देख के जाना है। एग्रीकल्चर में एक शायद चीज छूटी है कि जो चीजें पूछी जाती हैं, जैसे कि वो गन्ने को लेके पूछ लेता है कि उसका कितना टेम्परेचर, कितनी वर्षा होनी चाहिए। वो कहवा मतलब काफी के लिए पूछ लेता है, वो चाय की फसल के लिए पूछ लेता है, वो एक इलायची हो गई, ठीक है, इलायची वगैरह इन सारी चीजों के लिए पूछता है। ये फसलों के बारे में पूछता रहता है। क्या पूछेगा कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है, कहाँ कहाँ पे हो रही हैं और कितनी वर्षा जरूरी है। ठीक है, एग्रीकल्चर में इतना ही हम लोगों को देखना है। फिर वन में हम लोगों को क्या देखना है कि वर्षा, तापमान, कौन सा वन उष्णकटिबंधीय में आएगा या कौन सा वन जो है आपका शंकुधारी वन में आएगा। फॉरेस्ट करंट में देखना है, फॉरेस्ट सर्वे जो है वो करंट से, जो करंट का चल रहा है इस टाइम पे फॉरेस्ट सर्वे, वो हम लोगों को देख के जाना है। ठीक है, एरिया भी हमको याद रखनी है, इनको भूलना नहीं है। बात समझ में आ रही है? यहां तक बात समझ में आई? फिर अगला चैप्टर क्या है? अगला चैप्टर है ऊर्जा संसाधन। अब यहां पे क्या देखना है? सबसे पहला काम जो एनर्जी डाटा आया है, जो एनर्जी डाटा करंट का है, जो एनर्जी डाटा करंट का है। ठीक, दूसरा फिर हम लोग यहाँ पे पॉइंट पे बात करेंगे जैसे कि सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। किसकी? सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा के बारे में, सोलर एनर्जी के बाद में। तीसरा क्या? इसी तरीके से चाहे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, मतलब विंड एनर्जी हो गई, सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा को देखना है, विंड एनर्जी को देखना है। ठीक है, विंड एनर्जी को देखना है। चौथा और क्या होता है इसमें? और क्या आ जाएगा? बायोगैस आ जाएगा, भूतापीय ऊर्जा भी आ जाएगी, बायोगैस आ जाएगा, बायोगैस आ जाएगा, भूतापीय ऊर्जा भी आ जाएगी, भूतापीय ऊर्जा। कुछ कुछ इनकी डिफिनीशंस हैं, वो सारी चीजें देखनी है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जरूरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो है एनर्जी डाटा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहेगा इसमें वो रहेगा हमारा एनर्जी डाटा। ठीक, चलिए अब परिवहन, ट्रांसपोर्ट, कौन कौन से मार्ग हैं वो देखना है। ठीक है, NW1, NW2, इस तरीके से हम लोगों को इसमें डिटेल्स में पढ़ना है। डिटेल्स में क्या कि कौन सा मार्ग कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, किसको जोड़ रहा है। ठीक है, यहीं पे एक स्वर्णिम चतुर्भुज परिवहन में एक योजना चली थी, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, अगर इसी तरीके की कोई भी परियोजना चल रही है करंट में, इसी तरीके से कोई भी परियोजना चल रही है करंट में, बस उनसे जुड़े रहिए। अगर परिवहन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से अगर कोई परियोजना चल रही है तो उससे पूछ लिया जाएगा। बाकी जो बहुत फेमस है जैसे कि NW1 है, NW2 है, तो इस तरीके से कुछ हैं जो ज़्यादा 6 से 7 या 8 रहे होंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? करंट में अगर ऐसी कोई परियोजना आई है तो उनको पढ़ना है। ठीक है, चलिए फिर अगर ट्राइब्स की बात करें, वो चाहे इंडिया की ट्राइब्स हों और वो चाहे वर्ल्ड की ट्राइब्स हों, है ना, वो चाहे इंडिया की ट्राइब्स हों, अब वो चाहे वर्ल्ड की ट्राइब्स हों। अब जैसे कि हम बात करें नागा जनजातियां, कौन सी? नागा। ठीक है, नागा जनजाति है। दूसरा क्या है? नागा हो गई, मिजो हो गई, खासी हो गई, ये सारी जनजातियां। अब इनका क्वेश्चन कैसे बनेगा
कि नागा जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है, कहाँ कहाँ, ठीक है। थोड़ा बहुत इनके अंदर का, जैसे कि खासी है, अब गारो, खासी, जयंतिया, ये जो जनजातियां हैं ये एक पहाड़ी भी हैं और उन पहाड़ियों पे रहने वाली जनजातियां भी हैं कि गारो, खासी, जयंतियां कहाँ पाई जाती हैं, तो ये मेघालय की हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके इनको हम लोग कवर करेंगे PYQ से। कैसे कवर करेंगे? PYQ से। जनजातियों को सबसे अच्छा कवर करने का तरीका है PYQ, उससे अच्छा तरीका कुछ है ही नहीं, ठीक है, उससे अच्छा तरीका है नहीं। आप PYQ जैसे जैसे लगाते रहेंगे वैसे वैसे सारी चीजें इसमें ऐड ऑन होती रहेंगी, ऐड होती रहेंगी। तो जनजातियों को आप PYQ से बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है, PYQ से बहुत अच्छे से कवर, क्योंकि वही सारी जनजातियां हैं। कितनी बार पूछेंगे? लगभग सारी तो जनजातियां उन्होंने पूछ ही डाली हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जनजातियां जो कवर करेंगे वो PYQ से कवर करेंगे। जहां पे ज्यादा मेन फोकस वाला एरिया है, जहां पे हमको ज्यादा टाइम देना है वहां पे ज्यादा टाइम देंगे, और जहां पे कम टाइम में अच्छी चीजें मिल रही हैं तो वहां पे कम टाइम में हम लोग अच्छी चीजें ले लेंगे, ठीक है। फिर आएगा मिनरल, खनिज। खनिज, अब मिनरल चाहे वो इंडियन का या वर्ल्ड में देखें तो सबसे पहला काम फिर से वही मिनरल डाटा। अगर पूछा जाएगा मिनरल तो मिनरल डाटा से जरूर पूछा जाएगा, जो कि करंट में आया हुआ है। मिनरल डाटा जो कि करंट में आया हुआ है, इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो। अगर एनर्जी डाटा की बात की जाए तब भी करंट में है, एनर्जी डाटा की बात की जाए तब भी करंट में है, ठीक है। एग्रीकल्चर डाटा भी देख के जाना है, मिनरल डाटा भी देख के जाना है। तो ये सारे जो करंट के थोड़े बहुत चीजें हैं उनको छोड़ के नहीं जाना है। बात समझ में आई? उनको छोड़ के नहीं जाना है। तो मिनरल आपका करंट से कवर हो जाएगा, करंट का ही पूछा भी जाता है तो मिनरल आपका करंट से कवर होगा, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे बता देंगे कि बॉक्साइट कहाँ कहाँ में पाया जाता है, ठीक है, बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, या जो भी सारे मिनरल जो इस टाइम पे बहुत ज्यादा करंट में पूछे जा रहे हैं, करंट से ऐड ऑन होके बता दिया जाएगा। अब जलवायु की बात करें, अगर जलवायु की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट कि जलवायु के प्रकार कौन कौन से हैं। जलवायु के प्रकारों को देखेंगे हम लोग, यहाँ पे प्रकार देखेंगे। फिर क्या देखेंगे? उनको प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे, प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे, ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। फिर क्या देखेंगे? अब प्रकार क्या, जैसे कि विषुवतीय हो गया या उष्णकटिबंधीय हो गया, जैसे कि ट्रॉपिकल वाला हो गया, शुष्क हो गया, डिजर्ट जलवायु क्या है, समशीतोष्ण जलवायु क्या है, या ध्रुवीय जलवायु क्या है। अब प्रभावित करने वाले कारकों में क्या देखेंगे? जैसे कि अक्षांश, लैटिट्यूड, और तुम्हारा स्थल और समुद्र का देखेंगे। समुद्र से भी प्रभावित होता है और पर्वतों से भी, पर्वत जैसे कि मानसून को रोक लेते हैं उनसे भी जलवायु प्रभावित होती है, ठीक है। और उनमें परिवर्तन देखेंगे। क्या देखेंगे? परिवर्तन देखेंगे। जलवायु में ही हम लोग ITCZ का ऊपर उठना या नीचे उठना और उससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ITCZ का ऊपर उठना या नीचे उठना किस तरीके से काम करता है, ये पूरा हम लोग जलवायु में कवर करेंगे, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव, परिवर्तन में क्या देखेंगे? ग्रीन हाउस प्रभाव देखेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव को देखेंगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो होगा वो होगी भारत की जलवायु। क्या? भारत का मानसून तंत्र, क्या जिसको बोला जाता है भारत का मानसून तंत्र, मानसून तंत्र, इसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये यहां तक तो हो गई आपका इंडियन ज्योग्राफी। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए जो जो टॉपिक बताए हैं उन पे काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि PYQ एनालिसिस करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो PYQ सबसे बड़ी चीज होती है। अब सौर मंडल में क्या देखेंगे? सौर मंडल, वर्ल्ड में जाएंगे तो सौर मंडल में क्या देखेंगे? सौर मंडल में हम लोग पूरा ब्रह्मांड देखने वाले हैं। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी देखेंगे, बिग बैंग देखेंगे,
बिग बैंग का मतलब महाविस्फोट का सिद्धांत देखेंगे। फिर सूर्य को पढ़ेंगे, जो कि सूर्य की जो संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ सन, स्ट्रक्चर ऑफ सन को देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में पूरा सौर परिवार देखेंगे, मतलब सोलर सिस्टम देखेंगे, सौर परिवार देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सन, इसमें क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सन, और इसमें क्या देखेंगे, पूरा सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, ठीक है, कि कौन सा, फिर उनके मतलब सौर परिवार में क्या देखेंगे। अब जैसे कि ये भी देखेंगे कि पृथ्वी का कौन कौन से मून है, बृहस्पति के कितने मून है, या शनि के कितने मून है, ठीक है। फिर जैसे कि कुछ ग्रह हो गए, बुध की क्वालिटीज क्या क्या हैं, परिक्रमण काल कितना है, और किस तरीके से मतलब बुध सबसे समीप है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, इस तरीके से इनकी क्वालिटीज भी देखेंगे, चाहे वो बुध हो, चाहे वो शुक्र हो, आप शनि की बात कर लीजिए, जुपिटर की बात कर लीजिए, बृहस्पति की बात कर लीजिए, इनकी जो जो भी विशेषताएं रहेंगी, इनकी विशेषताओं को पढ़ेंगे, क्योंकि विशेषताएं पॉइंट में पूछ लिया जाता है। जैसे कि अब पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर, किस ग्रह को बोला गया है, या सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, या सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, ठीक है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके आसपास में रिंग है। तो इस तरीके से सारी विशेषताओं को भी देखा जाएगा। फिर हम लोग दूसरे लेसन पे आएंगे जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में उसके जो भाग हैं, जैसे कि क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट में भी दो भाग हैं, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब इसमें यह देखना है कि ओशियनिक क्रस्ट की विड्थ ज्यादा बड़ी है या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। फिर मेंटल, ठीक, फिर कोर, मतलब इन चीजों को देखेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम लोग पूरा मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पूरा पृथ्वी को अध्ययन करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से, यहाँ पे क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब मेंटल को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं, ये अपर मेंटल, ये लोअर मेंटल, ये अपर कोर, ये अपर मेंटल, ये लोअर मेंटल, और ये है अपर कोर और ये है लोअर कोर। तो ये कितनी कितनी दूरी पर, कितने किलोमीटर पर, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखने वाले हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। बस इसमें इन्हीं तीन चीजों का बहुत ज्यादा रोल है और यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा, यहीं से आपका क्वेश्चन बनना होगा तो बनेगा, ठीक है। सबसे वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्ल्ड जियोग्राफी की क्या है, मैपिंग। क्या है, मैपिंग। यहाँ पे हम लोग एक एक कॉन्टिनेंट को देखेंगे या एक एक महाद्वीप को देखेंगे। अब क्या देखना है, किस तरीके से, पहला जैसे कि हमने पढ़ा साउथ अमेरिका, ठीक है, हमने पढ़ा इस भाग को, ये साउथ अमेरिका है ना, तो कहाँ पे कौन सी सिटी है या कहाँ पे कौन सा है, मतलब यहाँ पे इनकी कैपिटल देखनी पड़ेगी। जैसे कि अगर साउथ अमेरिका के इधर वाले भाग में बात करेंगे तो एक फ्रेंच गुयाना है, फिर गुयाना है, फिर फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, ठीक है, फिर आपका इक्वाडोर, पेरू, इन सारी चीजों की इनका क्या देखेंगे, कैपिटल देखेंगे। दूसरा क्या देखेंगे, इनकी बाउंड्री कहाँ कहाँ टच हो रही हैं, ठीक है। तीसरा इसमें क्या देखना है, तीसरा इसमें देखना है माउंटेन, एक एक कॉन्टिनेंट में कौन कौन सा माउंटेन है, जैसे कि ओजस्टर स्लेडो कहाँ है, एकांका गुआ कहाँ है, कोटोपैक्सी कहाँ है, मिस्टी कहाँ है, इस तरीके से। चौथा रिवर देखेंगे, रिवर देखेंगे। पांचवा डिजर्ट देखेंगे, अगर कहीं पे रेगिस्तान है तो वो भी देखेंगे। छठवां ग्रासलैंड देखेंगे, क्या देखेंगे, ग्रासलैंड। इन 6 चीजों पे हम लोगों को काम करना है मैपिंग में। कौन कौन सी, कैपिटल्स पे, बाउंड्री कौन कौन से कहाँ कहाँ पे शेयर कर रहे हैं, ठीक है, माउंटेन्स कौन कौन से हैं, रिवर कौन कौन सी हैं, डिजर्ट कौन कौन सी है, और ग्रासलैंड कौन कौन से हैं। और ये हम लोग बाकायदा बाई मैप के माध्यम से देखेंगे।
रट्टाफिकेशन यहाँ पे नहीं चलेगा। जितनी भी आप इसकी यहाँ पे पढ़ाने के बाद में जितनी भी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे वही आपके काम आएगा। और 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, या तो रिवर से बन जाएगा, या तो माउंटेन से बन जाएगा, या तो ग्रासलैंड। अब पूछ लिया जाता है अल्फा अल्फा ग्रासलैंड कहाँ है, या पंपास कहाँ है, या कैंटबरी कहाँ है, तो इन ग्रासलैंड से भी बन सकता है, या आपका रिवर से अमेजॉन रिवर कहाँ से है, या अमेजॉन रिवर का ओरिजिन कहाँ से है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। ठीक, एग्रीकल्चर के लिए सेम है। सबसे पहले एग्रीकल्चर डाटा, एग्रीकल्चर डाटा, इससे बड़ी कोई चीज नहीं। अगर वर्ल्ड का एग्रीकल्चर देखना है तो एग्रीकल्चर डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, एग्रीकल्चर डाटा से। बाकी हम लोग जो इंडियन जियोग्राफी में एग्रीकल्चर पढ़ेंगे उसी का चीजें यहाँ पे काम आ जाएंगी। ठीक है ना। चलिए, वही जो वर्ल्ड के जो मिनरल्स हैं वो भी हम लोग कहाँ पे देखेंगे, वो भी हम लोग देखेंगे डाटा में। एक है मिनरल डाटा, मिनरल डाटा आया हुआ है करंट में, उसको देखेंगे। बाकी सारी चीजें हम लोग इंडियन वाले में जब खनिज पढ़ेंगे तब उसमें कवर करेंगे। ठीक है, इंडियन वाले में कवर करेंगे। अब इंडस्ट्रीज हैं, अब उद्योग में कौन कौन सा, जैसे कि कॉटन की इंडस्ट्री, जूट की इंडस्ट्री, शुगर की इंडस्ट्री, टी की इंडस्ट्री, या आयरन, स्टील या प्लास्टिक, इन सारी चीजों के इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं। अगर आएगा तो आएगा, वरना नहीं ही आएगा, इतना मान के चलिए। इसीलिए जो मेन है उन्हीं को पढ़ना है। जैसे कि आयरन हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, कॉफी का हो गया और प्लास्टिक का हो गया। ये सारी इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग देख लेंगे। जनजातियां, अब अगर जनजातियों की बात करें तो हर कॉन्टिनेंट में कोई ना कोई तो जनजाति है ही। ठीक है, अब जनजातियां वही हैं जो हम लोग जैसे कि मान के चलो आपातानी जनजाति कहाँ की है, ठीक है, टोडा जनजाति कहाँ की है। तो ये सारी चीजें हम लोग इंडियन में, ये भी हम लोग सबसे बेस्ट होगा इसके लिए। तो सबसे बेस्ट क्या है, इसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है PYQ, इससे ज्यादा कोई बेस्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, PYQ से, और जो हम लोग यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे उससे, इतने में आपका काम हो जाएगा। इस पे अलग से फोकस करने की जरूरत नहीं है, इस पे अलग से फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ओशियनिक करंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओशियनिक करंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे कि कुरोशियो हो गई, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम हो गई, उत्तरी अटलांटिक है, अलास्का में कौन सी है, पैसिफिक में कौन सी है। तो ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पे देखेंगे, ओशियनिक करंट्स में देखेंगे। तो ये था आपका ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस जो आपको कवर करना है। ठीक है, जो आपको कवर करना है। अब इसको कैसे कवर किया जाएगा, सबसे बड़ी चीज है जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे PYQ, काम करने का तरीका क्या है। सबसे बड़ी चीज, सबसे नंबर 1 PYQ, कितने साल हो गए, कम से कम जो भी हैं, जो मार्केट में आ रहे हैं 3-4 साल, जो भी कहीं से भी टीचिंग एग्जाम के। दूसरा तरीका कि आप सिलेबस में दिए गए हर एक टॉपिक को कम से कम पढ़ो। टॉपिक पढ़ो कौन सा, सिलेबस में जो पॉइंट मेंशन है उनको पढ़िए। तीसरा, उनकी प्रैक्टिस, बस। ठीक है, बाकी ज्योग्राफी को हम लोग इसी तरीके से कवर करने वाले हैं कि हम लोग पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, और जो PYQ में आए हुए हैं वो भी क्वेश्चंस करेंगे, और जो हम अपनी तरफ से भी क्वेश्चन बनाएंगे जो लगेगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और इस तरीके से बन सकता है, तो हम लोग उस तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस था जो हम लोगों ने टुकड़ों में समझा, और एक एक चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीजें डिस्कस की गई। ठीक है, उम्मीद है कि आपकी तैयारी इससे बहुत ही आसान हो जाएगी, और हमारा न्यू ऑनलाइन कोर्स होने वाला है तो आप उससे जुड़े रहिएगा।